गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर हमारा चल रहा था अकाउंटिंग रेशियोज़। इसकी हमने फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी लिक्विडिटी रेशियोज़, जिसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। आज हम करेंगे दूसरी सॉल्वेंसी रेशियोज़। सॉल्वेंसी का बेसिकली मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होता है। तो solvency of a business means that the business is in a position to meet its long-term financial obligations as and when they become due. मीन्स बिजनेस अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को जब भी वो ड्यू होती हैं तब बिजनेस उनको पे कर सकता है। जब पे कर सकता है तो वो सॉल्वेंट है, अगर वो पे नहीं कर सकता तो फिर वो इंसॉल्वेंट है। तो हम बात कर रहे हैं सोल्वेंसी का क्या मतलब है। सोल्वेंसी का मतलब है कि बिजनेस अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को पे कर सकता है। जब और जैसे वो ड्यू होती हैं तब बिजनेस उसको पे कर सकता है। तो हम सोल्वेंसी रेशियोज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देयरफॉर सोल्वेंसी रेशियोज़ आर द रेशियो विच शो वेदर द एंटरप्राइज विल बी एबल टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और नॉट। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ यानी सॉल्वेंसी रेशियोज़ हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? ये चेक करने के लिए कि बिजनेस अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सॉल्वेंसी रेशियोज़ के अंडर में हम टोटल 4 रेशियोज़ फाइंड आउट करते हैं। पहली डेट इक्विटी रेशियो, जिसको हम डेट टू इक्विटी रेशियो कहते हैं। दूसरी टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तीसरी प्रोप्राइटरी रेशियो और लास्ट नंबर 4th इज़ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 4 रेशियो बेटा इसमें फाइंड आउट की जाती हैं। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे सिर्फ पहली रेशियो पे, डेट इक्विटी रेशियो। दिस रेशियो इस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी। डेट और इक्विटी के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। डेट का मतलब बेटा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स, और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स मीन्स ओनर्स फंड, मालिकों का पैसा, जिसको हम नेट वर्थ भी कहते हैं, शेयर होल्डर फंड। तो डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या बना? डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला बना डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो इसमें जब हम डेट को इक्विटी से डिवाइड करेंगे तो डेट इक्विटी रेशियो आपके पास आ जाएगा। अब बात आती है कि हमें इसमें डेट को और इक्विटी को कैसे फाइंड आउट करना है। डेट और इक्विटी दोनों ही बैलेंस शीट की आइटम्स हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकली बैलेंस शीट होती है, उसका मैंने फॉर्मेट आपको दिखाया था। एक बार दोबारा से हम उसी बैलेंस शीट पर चलते हैं बेटा। बैलेंस शीट में आप ध्यान से देखें, ये बैलेंस शीट है आपके सामने, वर्टिकल बैलेंस शीट है, जिसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है, दूसरे पार्ट में एसेट्स है। इसमें जो पहला पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है, इसका पहला मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड, इसी को हम इक्विटी कहते हैं। ध्यान से देखो इसमें कितनी आइटम्स दे रखी हैं आपको। शेयर होल्डर फंड में 3 आइटम दे रखे हैं ABC करके, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये जो थर्ड है C, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, एज पर CBSE गाइडलाइंस ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड के अंडर हम सिर्फ 2 ही कैटेगरी को डिस्कस करेंगे बेटा, 2 सब हेड को, एक शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को। समझ के बाद कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मेन पेज पे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान रखें कि शेयर होल्डर फंड में आपने सिर्फ A और B यानी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस पे ही डिस्कस करना है। C मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर जो दूसरा मेजर हेड दे रखा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी बेटा CBSE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इस पर भी डिस्कस नहीं करना हमने। फिर जो तीसरा आपको दे रखा है नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटी जिसे हम लॉन्ग टर्म डेट्स यानी डेट्स कहते हैं। तो डेट्स भी इसमें डेट इक्विटी रेशियो में इसका रोल प्ले होगा। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आप ध्यान से देखें, टोटल आपको 4 सब हेड दे रखे हैं ABCD करके। A में दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, B में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ नेट, C अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, D लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये 4 आपको दे रखे हैं बेटा। इसमें जो B है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ और जो C है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, ये B और C भी आपसे CBSE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ में क्या पूछा जाएगा बेटा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ध्यान रखना इस चीज़ को
कि नॉन करंट लायबिलिटी में सिर्फ दो ही चीज़ें डिस्कस करनी है, दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और शेयर फंड में हमने क्या करना है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पर भी आपने सिर्फ दो ही चीज़ों को डिस्कस करना है बेटा। बाकी करंट लायबिलिटीज़ हम ऑलरेडी उसमें कर चुके थे, तो ये यहाँ पर डिस्कस नहीं होगा। करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन के लिए थी, तो इसको यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम कर रहे हैं सोल्वेंसी रेशियोज, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम बात करेंगे एक शेयर फंड की और एक नॉन करंट लायबिलिटीज़ की। अब अपने मेन पेज पर आते हैं बेटा। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, मैंने कहा डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट्स, जिसको हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आप ध्यान से देखो, मैंने दो ही डॉट लिए हैं, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिया है और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लिया है। इन दो पे ही आपको समझना है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को जोड़ लो तो आपके पास डेट आ जाएगा। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। सिर्फ लोन को आप लॉन्ग टर्म लोन ही मानोगे, चाहे वो सिक्योर्ड लोन है चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन है। तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं बेटा। ऐसी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के एग्जाम्पल्स में प्रोविजंस फॉर ग्रेचुटी, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट में होती है। जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उस समय उसको ये पे की जाती है। तो रिटायरमेंट लॉन्ग पीरियड में होता है, शॉर्ट पीरियड में नहीं होता, तो इसको हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में काउंट करते हैं। प्रोविजंस फॉर अर्न लीव्स, जितनी लीव्स हमारी बच जाती हैं वो जब हम रिटायर होते हैं तब हमारी सारी लीव्स इन कैश की जाती हैं, तो ये भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में काउंट किया जाता है। प्रोविजंस फॉर वारंटी के लिए जो हमने प्रोविज़न तैयार कर रखा है, तो ये तीनों एग्जांपल्स आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में काउंट होते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन दोनों को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपके पास डेट आ जाएगा। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब लॉन्ग टर्म डेट को हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। ये बात मैंने आपको पहले भी इस बैलेंस शीट के थ्रू बताई, यहाँ पर ध्यान से देख लो आप। टोटल डेट को निकालने के लिए आप बैलेंस शीट में ध्यान से देखें, टोटल डेट में दो चीज़ें आती हैं, एक नॉन करंट लायबिलिटीज़ और एक करंट लायबिलिटीज़। अगर हमें टोटल डेट दे रखा हो और करंट लायबिलिटी दे रखा हो तो टोटल डेट में से आप करंट लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। नॉन करंट लायबिलिटीज़ का मतलब डेट यानी लॉन्ग टर्म डेट। तो इस तरीके से भी आप लॉन्ग टर्म डेट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। नीचे मैंने नोट दे रखा है बेटा, इफ़ ओनली डेट इज़ गिवन देन एज्यूम इट एज लॉन्ग टर्म डेट। अगर आपको सिर्फ डेट गिवन है, सिर्फ लोन गिवन है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म ही मानेंगे, शॉर्ट टर्म नहीं मानेंगे। अब दूसरा फार्मूले का दूसरा पार्ट इक्विटी। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स मतलब ओनर्स फंड, नेटवर्थ भी कहते हैं इसको हम। तो जो मालिकों का पैसा है वो कैसे निकाला जाएगा? शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए नंबर वन, देखो आप ध्यान से, दो डॉट मैंने लिए, मैंने एक शेयर कैपिटल लिया, रिजर्व एंड सरप्लस लिया, ठीक है, दो पे ही हमने बात करनी है। तो शेयर कैपिटल में हमारे पास दो तरह की शेयर कैपिटल होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो दोनों की पेड अप कैपिटल को आपने लेना है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल के एग्जांपल्स हो गए बेटा। रिजर्व एंड सरप्लस के एग्जांपल्स क्या हैं? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसपीआर कहते हैं, डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, अदर रिजर्व्स। अदर रिजर्व में भी सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारे से जनरल रिजर्व ही पूछा जाएगा, तो जनरल रिजर्व। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, मीन्स प्रॉफिट का बैलेंस। तो प्रॉफिट और रिजर्व से ओनर्स का जो फंड है वो इंक्रीज होता है, तो सारे रिजर्व प्रॉफिट्स आपने ऐड करने हैं इसमें और लेस करना है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लॉस। लॉस अगर है तो वो ओनर्स का फंड उससे कम हो जाएगा, तो लॉस को आपने माइनस कर देना है अगर आपको दे रखा हो तो शेयर होल्डर फंड इक्विटी को निकालने के लिए आपने शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को ऐड करना है, आपके पास शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। अब इसमें भी इक्विटी को निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में यहाँ बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड के नीचे मैंने देखो 3 फार्मूले आपको बता रखे हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के फार्मूले से भी हम डेट और इक्विटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ बता रखा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़। शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी यानी डेट। डेट और इक्विटी को जोड़ दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। अब इनमें से कोई भी दो दे रखे हो, जैसे मान लो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी दे रखा है तो आप डेट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी, डेट आ जाएगा, ठीक है बेटा। और अगर आपको
कैपिटल एम्प्लॉयड और डेट दे रखा हो तो इक्विटी निकाल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट इक्वल टू इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी इक्वल टू डेट। तो इस तरीके से डेट और इक्विटी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। इक्विटी को निकालने का एक फार्मूला और बनता है बेटा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। फिर यहाँ पर ध्यान से देखो बैलेंस शीट में, यहाँ पर देखो पहला पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है जिसके 3 मेजर हेड दे रखे हैं, शोल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। तीनों को जोड़ोगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा, इसे हम टोटल एसेट्स कह सकते हैं। अब टोटल एसेट्स किससे मिलके बनी, 1 + 2 + 3 करके बनी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड किससे बना है, कैपिटल एम्प्लॉयड ध्यान से देखो पहला और दूसरा यानी शोल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी को जोड़ के कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, और तीसरे नंबर पे आपके पास क्या है, करंट लाइबिलिटी है। अब टोटल डेट देखो किससे मिलकर बना है, टोटल डेट बना है नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी को जोड़कर टोटल डेट आता है। अगर मैं टोटल एसेट्स में से टोटल डेट को माइनस कर दूं, टोटल डेट किससे बना है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी से, यानी टोटल एसेट्स में से मैंने टोटल डेट घटा दूं तो मेरे पास नंबर 1 आ जाएगा शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी। तो यहाँ पर टोटल एसेट्स में से टोटल डेट को माइनस करोगे तो भी बेटा आपके पास इक्विटी आ जाएगी। तो इस पूरे रूल्स में आपको मैंने बता दिया कि डेट और इक्विटी को बेटा आपने कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपने डेट और इक्विटी को सीख लिया, डेट कैसे फाइंड आउट करना है, इक्विटी कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप पहला रेशो डेट इक्विटी रेशो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बेटा इसके हो गए रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब